जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो चैप्टर में बात करने वाला हूँ वो है एवोल्यूशन। देखें, एवोल्यूशन का मतलब है कि इर्तका, ग्रेजुअल चेंजेस। अब ये जो एवोल्यूशन है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है और ये दोनों लफ्ज़ जो हैं लैटिन है, लातीनी ज़बान के हैं। देखें, पहला जो लफ्ज़ है ई का मतलब होता है आउट, यानी बाहर चले जाना, निकल जाना, आउट। और वेलवेयर का मतलब होता है टू रोल, यानी इन दोनों को मिला के बात करेंगे तो अनफोल्डिंग या अनरोलिंग, ये हो गया लफ्ज़ी मतलब। वैसे एवोल्यूशन जो है होती क्या है, ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं जो बतदरीज तब्दीलियाँ आती रहती हैं और ओवर आ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। और लाजिम बात है कि इस प्रोसेस को होते होते मिलियन ईयर्स लगते हैं, अचानक ये तब्दीली नहीं होती। और इन तब्दीलियों के रिज़ल्ट में साइंस ये कहती है कि जितने ऑर्गेनिज़म यहाँ मौजूद हैं ये शुरू में जब बने थे ऐसे नहीं थे, बल्कि ये और तरह के थे और सिंपल थे। लेकिन बाद में उन्हें ग्रेजुअल चेंजेस इनमें एक्यूमुलेट होती रहीं, जमा होती रहीं, और एज अ रिज़ल्ट जो है ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म वजूद में आ गए जिनको आजकल हम देख रहे हैं। एवोल्यूशन जो है ये दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम इनऑर्गेनिक, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। देखें, इनऑर्गेनिक में ये था कि जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं या अर्थ की टोपोग्राफी के हवाले से बात करें, यानी अर्थ को हम ढलवान वगैरह से डिस्क्राइब करें तो अर्थ टोपोग्राफी कहलाती है। या आमतौर पे केमिकल कंपोनेंट्स हैं या जी एटम्स हैं या एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर भी आमतौर पे मुसलसल ग्रेजुअल चेंजेस आती रहीं। ये अंडरगो ऑर्डरली चेंजेस, यानी मुसलसल एक सीक्वेंस से चेंजेस में ये गुजरते रहे। तो ऐसी एवोल्यूशन को हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक। अब दूसरी ऑर्गेनिक क्या होती है? देखें, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है ये आमतौर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंजेस थी, यानी आज से तकरीबन 4 मिलियन ईयर्स एगो ये ऑर्गेनिक जो चेंजेस थी ये स्टार्ट हुई, और जिससे आमतौर पे लाइफ की तरफ कदम बढ़ाया गया। और इसी तरह लाइफ जो है ग्रेजुअली आमतौर पे बनती रही। कैसे? फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल की कन्वर्जन इनटू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, यानी जब इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल थे वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होते रहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और जब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जी कन्वर्ट हो गए तो इससे जी लाइफ स्टार्ट हो गई इस अर्थ पर। तो ये दो उसकी टाइप्स थी। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से बात करूं तो देखें, शुरू में मुख्तलिफ यहाँ नेचुरलिस्ट थे या बियोलॉजिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के अपने आइडियाज़ पेश किए इस ज़िंदगी की इब्तदा के बारे में। जो अर्ली ग्रीक्स थे, जिसमें अरस्टोटल यानी अरस्तु भी शामिल था, ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था फॉसल्स को, कि जो एनिमल्स और प्लांट के बच्चे कुछ हिस्से हैं जो प्रिजर्व, उन्हें फॉसल्स कहते हैं। तो उन फॉसल्स को उन्होंने एविडेंस के तौर पे इकट्ठे किया, ऑर्गेनाइज्ड किया, और उन्होंने ये देखा कि जो ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ कुदरती तूफ़ान के रिज़ल्ट में यहाँ तबाह होती रही, और जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज़म जो है फॉसल्स के रिकॉर्ड में वहाँ मौजूद है। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान को इन्होंने बहुत बड़ा तूफ़ान का नाम दिया था। और ये जो इसी तरह और भी नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स मौजूद हैं जिन्होंने आमतौर पे ऑर्गेनिज़म की तबाही की, और ऑर्गेनिज़म जो है वो फॉसल रिकॉर्ड की शक्ल में मौजूद हैं। जॉर्ज बुफोन जो था, इनका ये यकीन था कि आमतौर पे जो एनवायरनमेंट है ये ऑर्गेनिज़म की मॉडिफिकेशन पर, तब्दीलियों पर इफ़ेक्ट करती है। यानी जो एनवायरनमेंट है जब इसमें चेंज आती है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज़म के अंदर भी ये चेंजेस लाती है। और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी किया, यानी जानदारों के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया और उनका कंपैरिजन किया एक आर्गन का दूसरे आर्गन से। और ख़ास तौर पर उन्होंने वर्क किया वेस्टिजियल आर्गन्स पर। ये वेस्टिजियल आर्गन ऐसे आर्गन्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज़म में मौजूद तो होते हैं लेकिन नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी उनका रिलेशन होता है अपने इंसेस्टर से। यानी इससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि जिन ऑर्गेनिज़म में ये फंक्शनल थे और अब मौजूदा ऑर्गेनिज़म में ये नॉन फंक्शनल हैं, तो हम उनको इंसेस्टर कहेंगे कि ये उनसे ही आजकल वाले जानदार इवॉल्व हुए हैं। और इसी तरह
जब वेस्टिजियल ऑर्गन से हम ग्रेजुअल चेंजेस का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि इस अर्थ पर लाइफ के अंदर किस तरह चेंजेस आती रहें। इसके बाद मैं लाइल की बात करूँगा। लाइल ने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेट्रेनिज्म पेश की थी, और इस थ्योरी के मुताबिक जो है कि इस कायनात पर यूनिफॉर्म कंडीशन थी, और इस यूनिफॉर्म कंडीशन लॉन्ग अरसे तक रही, और इसी तरह फिर अर्थ जो है तकरीबन हमारी मैनी ईयर्स ओल्ड यहाँ बनी थी, और फिर रॉक्स की फार्मेशन हुई कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेडिमेंट थे वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली और पीरियडिकली यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से यहाँ रॉक्स की फार्मेशन हुई। इसके बाद लामार्क है जिसकी आज मैं बात करूँगा। इसने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी उसमें इनहेरिटेंस ऑफ द इक्वायर्ड करैक्टर को उसने ज़्यादा हाईलाइट किया था कि ऐसे करैक्टर जो हम लाइफ में हासिल कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमें विरासत में नहीं मिलते, तो उन करैक्टर को हम इक्वायर्ड करैक्टर नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डार्विन के हवाले से। देखें, डार्विन ने वेरिएशंस के बारे में जी एक लंबी सारी थ्योरीज पेश की थी, और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स थे। ओवर प्रोडक्शन था, और ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन थी, नेचुरल सिलेक्शन थी, और फिर जिनकी सिलेक्शन हो जाती है वो उस माहौल में फिट हो जाता है, और इस तरीके से फिर एक नई स्पीशीज़ वजूद में आ जाती है। जी मैं पहले बात करने वाला हूँ लामार्क के आइडिया के बारे में। इसे लामार्किज्म कहते हैं। ये जी 1809 में जी ये प्रेजेंटेड किया गया। लामार्क जो है ये ज़ूलॉजिस्ट था, और पेरिस में इनवर्टिब्रेट का जो एक म्यूज़ियम था उसका ये इंचार्ज था, और इसने ज़्यादातर वर्क फॉसिल्स पर किया, और उन्होंने फॉसिल्स की स्टडी के बाद ये रिज़ल्ट निकाला जी लामार्किज्म। जी जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क पूरा नेम है इसका। अब इसने अपनी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी, जी उसके दो मेन पॉइंट्स थे। जी जो एक पहला पॉइंट था वो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जी जो दूसरा, ये पहला पॉइंट सही था इसका, और जो दूसरा पॉइंट था वो था इनहेरिटेंस, ये सही नहीं था। इनहेरिटेंस ऑफ द इक्वायर्ड करैक्टर, यानी इक्वायर्ड करैक्टर की विरासत में चले जाना। अब देखें जो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ आर्गन है। अब देखें लामार्क ने बात की थी कि ऐसे आर्गन जिसका ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल में लाते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और ऐसे आर्गन जिनका इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म छोड़ देते हैं तो इस तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। मसलन इनकी जो एग्जांपल्स है वो हम जी जिराफ से लेंगे। तो उसने कहा था कि जो जिराफ थे पहले उनका जो साइज़ था जी वो छोटा था, और उनकी गर्दन की लंबाई भी छोटी थी, इस तरह वजह कि वो छोटे छोटे हर्ब्स श्रब्स को ईट करते थे। लेकिन हुआ ये कि ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से ये ग्रास जो है वो ख़त्म हो गए। तो फिर इसके साथ साथ जो जिराफ थे उन्होंने अपनी जी अगली टांगें जो थी उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, और जो नेक थी उसे अकड़ाए रखा, स्ट्रेच किया। क्यों? कि जब घास था नहीं तो वो, ताकि उनकी जो नेक है वो प्लांट, बड़े प्लांट, दरख्तों तक, ट्री तक पहुंच सके। तो देखें फिर इसी तरह ग्रेजुअल चेंजेस होती रहीं, और जो जिराफ था अब उसकी देख सकते हैं आप, जो नेक थी जी वो काफ़ी बड़ी हो गई, और जिसकी वजह से वो ये जो ट्री हैं वो ट्री के लीव्स तक पहुंच सकती थी। तो इसे ये बात डार्विन ने क्लियर की कि जो
आर्गन हैं जिनका उसने इस्तेमाल किया, जैसे जिराफ ने इस्तेमाल किया नेक का और अगली टांगों का, तो इसकी वजह से उनकी लेंथ में इजाफा हो गया। चलें ये बात तो हम मान लेते हैं। देखें मैं राइट हैंड को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी पावर आ जाती है राइट हैंड में। आप देख सकते हैं बाज़ कंट्रीज़ में जो फीमेल हैं उन्होंने अपनी नेक को बड़ा करती हैं, कैसे कि यहाँ रिंग पहन लेती हैं, तो हर साल एक रिंग में इजाफा करते हैं तो उनकी नेक काफ़ी लंबी हो जाती है। इसी तरह आप ब्लैक स्मिथ की बात करें तो वो बाइसेप और ट्राइसेप का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके बाइसेप और ट्राइसेप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि ऐसे आर्गन जिनका हम इस्तेमाल करें उनकी जी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि ऐसे आर्गन जिनका इस्तेमाल छोड़ दें वो ख़त्म हो जाते हैं। उसने एग्जांपल दी कि जो स्नेक है, इनके जो इंसेस्टर थे वो बिल्लू में रहते थे, बर्रोज़ के अंदर, वहाँ टांगों का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो बैली यानी पेट के आमतौर पे मसल को इस्तेमाल करते थे। तो इसी वजह से आजकल के जो स्नेक है उसमें टांगें इसलिए ख़त्म हो गई कि उनके इंसेस्टर ने उन लेग का इस्तेमाल छोड़ दिया। ठीक है, ये बात यहाँ तक ठीक है कि ऐसे आर्गन, जैसे मैं मिसाल दूँ कि हमारे ये जो कान के मसल हैं, ईयर मसल्स हैं, हमने इनका इस्तेमाल छोड़ा हुआ है तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। क्यों? हम आवाज़ अगर पीछे से आ रही है तो हम नेक को यूँ मोड़ लेते हैं, तो इससे ये बात, इसी तरह हमारी ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये भी इसी तरह हमने इस्तेमाल छोड़ा हुआ है क्योंकि हमारे पपोटे मूव करते हैं। तो इसी वजह से ये डिसयूज़ ऑफ आर्गन की वजह से जो आर्गन है वो ख़त्म होते जाते हैं, वो रिड्यूस होते जाते हैं। ये बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आगे दूसरा पॉइंट वो कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखें ये कैरेक्टर जो जिराफ ने अपने लाइफ में हासिल कर लिया, यानी गर्दन को लंबा कर लिया, अगली टांगों को भी बड़ा कर लिया, तो लामार्क कहता है कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है और ये अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सही नहीं है। ये कैरेक्टर, मसलन मैं जो बॉडी बिल्डर है, आप देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से उनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो आप क्या समझेंगे कि अब बॉडी बिल्डर के जो औलाद है वो भी बॉडी बिल्डर होगी? नथिंग, वो तो आम सी होगी जैसे नॉर्मल होते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो कैरेक्टर लाइफ में हासिल किए जाएं, मतलब मैं बात कर रहा था कि जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, वो रिंग यहाँ नेक पे चढ़ाती हैं, जब लगाती हैं तो इससे उनकी गर्दन लंबी हो जाती है। तो ये तो नहीं है कि उनकी लंबी गर्दन वाली फ़ीमेल के आगे जो बच्चे होंगे वो उनकी गर्दन भी लंबी होगी, नथिंग, बल्कि उन्हें फिर ऐसा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। मतलब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं, ये अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र नहीं होते। क्यों? ये चेंजेस लाते हैं सोमैटिक सेल में, तो जो चेंज जर्म सेल में आगे आएगी वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है, सोमैटिक सेल वाली ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन लामार्क ने कहा था कि आजकल जो जिराफ हैं वो उन्हीं इंसेस्टर जिराफ के जी अपनी तब्दीलियों के रिज़ल्ट में ये बने हैं। यानी ऐसे जिराफ जिन्होंने जनाब एक्सरसाइज की थी और उनकी टांगें और गर्दन ज़्यादा लंबी हो गई थी, एज अ रिज़ल्ट उन्होंने कहा था कि आजकल के ये जिराफ मौजूद हैं। लेकिन इस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को जी अगस्ट वाइजमैन साइंटिस्ट था, उसने इसको आमतौर पर रद्द कर दिया था। कैसे? कि उसने माइस पर काम किया था। उस वाइजमैन ने जी किया ये कि एक पेयर लिया माइस का, ये देखें मेल फीमेल ली, और अब देख सकते हैं कि दोनों टेल वाले थे। जब इनको क्रॉस कराया तो फिर उनकी जो औलाद थी वो सारी उसी तरह टेल वाली आई। देख सकते हैं आप, टेल वाले आए हैं। इसी तरह फिर उनके आगे क्रॉस कराए गए, फिर क्रॉस कराने से पहले उन्होंने उसकी टेल को रिमूव कर दिया, फिर आगे इसी तरह जी टेल को रिमूव करता रहा और उनके आगे ब्रीडिंग का उन्हें मौका देता रहा। तो उसने देखा कि 21 या 22 जनरेशन तक उसने ऐसा किया कि मैटिंग कराने से पहले उनकी टेल काट देता था, फिर नेक्स्ट जो औलाद पैदा होती थी वो सारी टेल वाली होती थी। तो इससे उसने जी कंफर्म कर लिया कि ये जो करैक्टर हैं जो लाइफ में हासिल किए जाएं, यानी किसी की टेल काट दें, किसी का आर्म काट दें, किसी की लेग काट दें, तो ये एक्वायर्ड करैक्टर हैं, ये अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र नहीं होते। इसलिए मैंने कहा पहला पॉइंट सही था, जो दूसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करैक्टर, ये सही नहीं था। जी ये मैंने बात की लामार्किज्म की।
अल्लाह हाफिज़।